नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और इस कार्यक्रम में हम तरह-तरह की बातें करते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो करने में भी आनंद आता है, सुनने में भी आनंद आता है और उसमें मुझे ये कहना चाहिए कि लगभग सब बातों में आनंद आता है, पर कुछ में विशेष आता है। तो विशेष के पीछे ये होता है कि जो जीवन को ईमानदारी के साथ जीने और उस को व्यक्त करने को समर्पित होते हैं। यदि ऐसे लेखक हमारे साथ होते हैं तो एक नई दृष्टि जीवन की हमारे सामने खुल जाती है और जैसे प्रत्यक्ष शब्द है, तो ऐसे एक प्रत्यक्षा जी हैं, उनके लिखे हुए शब्दों के द्वारा जो एक संसार बनता है वो पाठकों को अपने साथ ऐसे बाँध कर आगे लिए चलता है कि वो आहा कर देते हैं और बहुत सारी बातें हैं जो पारा उपन्यास आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे और भी उनकी रचनाएँ पर स्वागत कर रहा हूँ मैं प्रत्यक्षा जी का। नई दिल्ली में आप विराजमान हैं, नमस्ते। तो ये कहना कि आप नई दिल्ली में विराजमान हैं, उसके पीछे ये भी है कि आप हाल ही में कश्मीर की यात्रा करके आई हैं और कहते थे कि अगर फिरदौस बर्रुए ज़मी अस्त, हम ही अस्त, तो स्वर्ग कहीं भी है संसार में, तो यहाँ है। तो ये जो स्वर्ग ये स्वर्ग जैसा लगा क्या आपको वहाँ पे? ये बताइए पहले तो? जाने के पहले लग रहा था और लौट आने के बाद लग रहा था, पर जब बीच के समय में जब हम बर्फबारी झेल रहे थे, जी। पर वो भी गलत है। मतलब सचमुच वो जगह कुछ बहुत अनोखी जगह है हुँ, हुँ। और हर बार मैं बहुत बार जाती हूँ और हर बार लगता है कुछ नया मिला वहाँ या कोई नई दुनिया है, नए लोग हैं। बहुत खूबसूरत जगह है और इस बार ख़ास करके अ, सर्दियों में हम गए जब बर्फबारी हो रही थी तो उसका एक अलग मज़ा था। सचमुच तो स्वर्ग है। क्या बात है! तो एक स्वर्ग वो है जो बाहर दिखता है, एक स्वर्ग है वो जो हमारे भीतर जिसका हम आविष्कार करते हैं, नहीं कहकर यूँ कहें जिसको हम ढूँढते हैं। तो एक लेखक की दृष्टि से वो भी कहीं न कहीं क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हेवनली मोमेंट्स होते हैं, जब उनको लगता है कि मेरे अंदर से कुछ फ्लो हो रहा है और जो एक्सप्रेस करने का, कुछ गढ़ने का एक लेखक के रूप में और चूँकि मैं आपसे पहले चर्चा कर रहा था, तो एक समय आया था जब आपको लग रहा था कि कुछ लिखने का प्रवाह बन नहीं रहा है। पर आपकी इस कश्मीर यात्रा के बाद में वो भी मुझे लगता है एक प्रसाद स्वर्ग से आप लेकर आ गई हैं। तो उसके बारे में कुछ बताइए क्या वहाँ के दृश्य, क्या घटनाक्रम जिससे आपके भीतर कोई ऐसी प्रेरणा जागृत हुई? असल में मैं लगता है 1 डेढ़ साल से कुछ नहीं लिख रही थी। कुछ नहीं लिखने का मतलब ये है कि कोई कहानी और उपन्यास या कविता ये सब कुछ नहीं लिखा जा रहा था और कुछ थोड़े बहुत लेख वगैरह इधर-उधर, छिट-पुट ही वो भी। और लग रहा था कई बार कि अगर मैं लिखूँगी तो अपने आप को फिर दोहराऊँगी, वही बिंब होंगे, उसी तरह की कहानी होगी, तो क्या फ़ायदा लिखने से? ऐसा सोच के मैंने अपने आप को एक ब्रेक दे दिया। कई बार मुझे लगा कि यही राइटर्स ब्लॉक है, क्या है? क्योंकि कई बार मोस्टली आप ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को इसमें नियंत्रण कर पाते हैं कि ये करना है या नहीं करना है। तो जो भी रहा मैंने एक सहज भाव में अपने आप को छोड़ा कि कुछ भीतर से जब अगर आएगा, हो सकता है बिल्कुल ना आए। हुँ, हुँ। और इसी तरीके से दिन निकल रहे थे और जब हम कश्मीर गए, एक दिन वहाँ हम 6 घंटे बर्फबारी में फँसे रहे और बहुत हेवी स्नोफॉल था, ट्रैफिक जैम्स थे और गाड़ियाँ घंटों तक एक जगह पे फँसी हुई थी। और उस सारे बाहर का जो केओस था एक तरह से, उसमें हम गाड़ी में महफूज़ बैठे थे और मैं बार-बार कह रही थी कि अ, हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हम सेफ बैठे हैं, हमको ठंड नहीं लग रही, हम गरम हैं, हम सूखे हैं, हमारे पास खाना है, हमारे पास पानी है। क्या हुआ कि 4 घंटे इस तरह से हम बैठे हैं, बाहर की दुनिया देख रहे हैं और हमारे जैसे लोग जो बर्फ़ बहुत कभी-कभी देखते हैं। हमारे लिए हर पेड़ जो बर्फ़ से ढका है वो एक अजूबा है, एक जैसे एक नई पेंटिंग हो। तो मैंने कहा इसको ऐसे ही महसूस करते हैं। लेकिन उससे भी अच्छी बात ये हुई कि ये सब बोलते, सोचते जब मैं सर टिका के चुपचाप बैठी हुई थी, एक तरह से अपने आप में हम डिसेंड कर गए थे और उस बैठने में अचानक मेरे बिना चाहते हुए भी एक कहानी मेरे भीतर थोड़ा फ्लो करने लगी। कुछ और करने को नहीं था, हम बाहर देख रहे थे और भीतर
अपने आप के भीतर उतर रहे थे और वो कहानी जब आने लगी तो मैंने इसको आने दिया। तो वो 6 घंटे में से मुझे लगता है 4 घंटे मैं उस उपन्यास या कहानी के किरदारों के साथ थी, उन घटनाओं के साथ थी और मुझे लगा कि ये कुछ उस तरह का समय है जब ये बहुत ही इंट्यूटिव तरीके से कोई चीज़ मेरे भीतर आ रही है और ये इसी तरीके से अगले दिन जब मैं सवेरे उठूँगी, तो वो सपने की तरह उड़ जाएगा। और उस दिन सचमुच रात को जब मैं सोई, तो मैंने एक बहुत अजीब-सा सपना भी देखा, इसी तरह से कुछ मिला-जुला हुआ और सुबह उठ के मुझे लगा कि अभी मैं तो छुट्टी पे आई हूँ, मैं कुछ लिख नहीं सकती और ये सारी चीज़ें मेरे अंदर से उड़ जाएँगी। तो जब वहाँ से लौटे, मैं थोड़ा बहुत याद करती रही कि क्या था, ये था, वो ये किरदार था, ये घटना थी और लौट कर जब मैं आई तो मैंने लिखना शुरू किया और लिखना शुरू किया तो मैं रोज़ लिख रही हूँ। कुछ लगभग उसी तरीके से जैसे मैं उन दिनों लिखती थी जब मैंने अपनी दूसरी कहानियाँ लिखी या उपन्यास लिखा। तो मुझे सबसे खुशी इस बात की हो रही थी कि अचानक जैसे उस बर्फ़बारी के भीतर वो इतनी ठंडी-सी ब्लीक दुनिया और उसके भीतर मैं कहीं बहुत सेफ बैठकर मेरे भीतर कोई कहानी का सोता फूट रहा था। अब मुझे पता नहीं कि वो जब लिखा जाएगा तो वो उसकी बुनावट क्या होगी? वो सचमुच इतनी अच्छी कोई चीज़ लिखी जाएगी या ऐसे ही कुछ अनर्गल प्रलाप जैसा होगा? जो भी होगा, मतलब वो मेरे भीतर की चीज़ जो निकल के आई फिर, अभी एज़ ऑफ़ नाउ तो मुझे सिर्फ़ इस बात की खुशी है कि मैं उसको लिख रही हूँ। आई एम जस्ट हैप्पी फॉर दैट। तो ये बहुत प्रसन्नता की बात है। एक तो ये अपेक्षा कि आपका लिखा हुआ पढ़ने को मिलेगा। दूसरा, जब कोई प्रसन्न होता है अपनी रचनात्मकता को लेके, तो वो पूरे वातावरण में एक सुगंध सी बिखेरता है। ऐसा वक्तव्य देते हुए मैं आगे चल रहा हूँ, क्योंकि राइटर्स ब्लॉक की बात जब हम कर रहे हैं तो आपका ये वाला अनुभव एक संकेत देता है कि अंततो गत्वा या अल्टीमेटली जो आना है वो तो भीतर से आना है। और भीतर कौन सी बात कहाँ, कौन सा वातावरण किस तरह उस स्थल को छू जाए जहाँ से कि ये रचनात्मकता का झरना सा फूटने लगे या एक इस प्रकार की आंतरिक यात्रा प्रारंभ हो जाए, वो अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग क्षण हो सकते हैं, अलग-अलग घटनाएँ हो सकती हैं। अब जो बात आपने अभी बताई, तो आप इसको क्या एक फ़ॉर्मूले की तरह प्रयोग में ले सकती हैं क्या? फिर कभी हुआ तो कश्मीर चले गए, वहाँ पे ऐसा कर दिया। मतलब क्या आपको लगता है कि पैटर्न हो सकता है या चाबी हो सकती है कि ये जो राइटर्स ब्लॉक जिसे हम कहते हैं, एक स्टैग्नेशन कह देते हैं, उसको तोड़ा जाए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई मेरे लिए कम से कम कि कोई पैटर्न है और मैं ऐसा करूँगी तो वो कुछ ट्रिगर करेगा मेरे भीतर। मैंने अपने लिखने की जो यात्रा मेरी बहुत लंबी नहीं है, लेकिन जो भी है उसमें मैंने देखा कि मैं जब बहुत ज़्यादा मेरे आस-पास हलचल की दुनिया रहती है, उसमें मैं सबसे ज़्यादा लिख पाई हूँ अभी तक। और जब जैसे मुझे कुछ ऐसा वक़्त मिला, मैं बहुत शांति से बैठी हूँ, मेरे पास इफ़रात समय है और मैं ऐसा नहीं कि मुझे कहीं ऑफ़िस जाना है या कुछ घर के काम करने हैं, तो मैं अभी समय है, मैं लिख लूँ, तो मेरे दिमाग में कुछ जनरली ऐसा मैंने देखा है कि मैं नहीं लिख पाती। इसके इतर भी मैंने देखा एक समय में पूरे 1 साल मैंने कुछ नहीं लिखा था और तब मैं पेंटिंग करती थी। तो मुझे लगा कि चलो ये भी एक्सप्रेशन का एक मीडियम है। मैं शब्दों के ज़रिए या रंगों के ज़रिए मैं कहीं एक्सप्रेस कर रही हूँ। तो उस पूरे वक़्फ़े को भी मैंने ब्लॉक जैसा नहीं कंसिडर किया। मुझे लगा मैं कुछ तो क्रिएटिव कर ही रही हूँ। लेकिन ये वाला जो एक पीरियड था उसमें एकदम से मैंने कई बार सोचा कि अच्छा पेंटिंग करके देखती हूँ, शायद इसमें मज़ा आएगा, ये मन करेगा। कई बार थोड़ा-सा स्पार्क जैसा कौंधा भी कि ठीक है करते हैं। फिर वो मर जाता था कि छोड़ो मतलब कहाँ क्या करें और जो पेंटिंग्स कर लिए, उससे ज़्यादा मेरे दिमाग में और कुछ आ नहीं रहा है अभी। कहानियों में भी मैं इधर-उधर कहानी पढ़ती रही, मुझे लगा कि मेरे दिमाग में इससे अलावा कुछ नहीं आ रहा, मैं अलग क्या करूँ? मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहती। तो सब ये लिख रहे हैं, तो मैं भी किसी तरीके से वही लिखने लगूँ। आज का समय जिसको कहते हैं पोस्ट मॉडर्निज़्म और हमारे समय को दर्ज करती हुई कहानियाँ, मैंने कहा मैं ऐसे फ़ॉर्मूले से मैंने कभी नहीं लिखा है और अभी भी मैं वो नहीं करूँगी। तो जब मैं वो नहीं करूँगी, तो मैं कर चुकी हूँ जो मैंने किया है, उसमें कोई नई चीज़ मेरे भीतर नहीं आ रही है।
अब ये चीज़ कश्मीर गई, वो वहाँ एक्चुअली शायद कश्मीर ट्रिगर नहीं था। वो अपने आप के साथ 4 घंटे, 5 घंटे अ, बैठने की बात थी। एक सन्नाटे में बैठने की बात थी, जहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, आप फ़ोन नहीं यूज़ कर रहे थे, आपको कोई नहीं था जो आप बात करें, आप टेलीविज़न नहीं है, किताब नहीं है, को तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो आपको कहीं और खींच के ले जाए, जो आज के समय में बहुत ईज़िली होता है। और वो 3-4 घंटे एकदम मेरा ही समय था, मैं अकेली थी, जैसे किसी ककून में मैं बंद हूँ। और उस बंद होके जब मैं अपने आप को तलाश रही हूँ, तो कोई चीज़ मेरे भीतर से निकल रही है। तो ये प्रोसेस मुझे बहुत अच्छा लगा अपने आपके भीतर डिसेंड करके इस तरह से क्या मैं क्रिएटिव चीज़ों को कर सकती हूँ? हो सकता है अगली दफ़ा जब ऐसा कुछ आए समय जब मैं ना लिखूँ कुछ, तो मैं हुँ। ये कोशिश ज़रूर करूँगी कि ऐसे अकेले रह के देखूँ कि हो पा रहा है। तो इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि जो है कह दीजिए संपदा वो अपने भीतर है। अब अपने भीतर से जुड़ाव कहाँ किसका कैसे होता है, वो हर एक परिस्थिति में समाधान की दृष्टि से और विशेष करके एक कलाकार के लिए, एक राइटर के लिए वो जो एक ब्लॉक जैसा आ जाता है, उसको तोड़ने में सहायक है। मैं थोड़ा-सा दूसरे दृश्यों की तरफ जाता हूँ, उसमें थोड़ी-सी सूचनाएँ भी हाल ही में आपको बहुत सारे पुरस्कार मिले, यानी मिलते ही रहे हैं, पर कुछ ऐसे नाम हैं जो पुरस्कारों के जो कि बहुत उनकी प्रतिष्ठा रहती है और एक तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप बताएँ हाल ही में कहाँ-कहाँ आप पुरस्कृत हुईं? दूसरा प्रश्न मैं उसके बाद करूँ तो बेहतर है, इसलिए पहले आप बता दीजिए। इससे नहीं, आधार बहुत ज़्यादा बनेगा। पुरस्कार तो नहीं मिले। पिछले साल वनमाली विशिष्ट कथा सम्मान मुझे मिला था पारा-पारा के लिए। तो और एक उत्तर प्रदेश सरकार से वही था क्या वनमाली? नहीं, नहीं, कुछ नहीं वनमाली ये भोपाल में ये वनमाली ट्रस्ट है, वहाँ से दिया जाता है हर एक साल। तो इस तो पुरस्कार की मुझे खुशी थी कि ये मुझे मिला क्योंकि मेरे आगे जिन लोगों को मिला उनके लिखे को मैं बहुत इज़्ज़त देती हूँ। तो मुझे लगा मैं इस परंपरा में, उस कड़ी में कहीं एक हिस्सा मेरा भी जुड़ गया, तो ये मुझे अच्छा लगा। तो आप उस पुरस्कार के अलावा कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर आपने जाकर संबोधन किया है कि कई गोष्ठियों में, संगोष्ठियों में या एक विशेष वहाँ पर एक भूमिका होती है जो आपको निभानी होती है कि मंच से आप संबोधित हो रहे हैं या कुछ लोग आपकी लेखनी को सराह रहे हैं या तो वो एक अलग भाव यात्रा कह दीजिए और ये वाली जिसकी बात हम कर रहे थे, उस संदर्भ को लेके मैं और जैसे पाठक जब अपनी प्रतिक्रिया आप तक पहुँचाते हैं, चाहे वो पत्रों के माध्यम से हों या रूबरू मिलते हों, तो जब अगला कुछ लिखने की स्थिति आती है, तो क्या वो सब एक प्रेशर जैसा बनता है क्या भई इतनी मेरी मुझसे इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो हालाँकि वो भी एक प्रकार का पैटर्न बना सकता है, तो पहले आप उसको नकार चुकी हैं, लेकिन मैं ये एक एडिशनल आयाम है ये कि इतनी स्वीकार्यता है, इतनी पठनीयता है, जब आपके लिखे को लोग इतना सराह चुके होते हैं, तो वो एक चुनौती जैसा हो जाता है या उसको अलग हटा के ये जो एक मौलिक ता आपकी है, जो एक प्रामाणिकता है, जहाँ से एक लेखक अपने कथा को बुनता है, उस शिल्प के विन्यास में तन्मय हो जाता है। ये एक-दूसरे के सहायक हैं या ये कहीं न कहीं बाधक हो जाता है या हो सकता है? नहीं, शुरू में मुझे लगता था ना कि शायद हर लेखक को लगता होगा कि हम लिखते हैं तो पता नहीं ये कहाँ तक मेरा लिखा पहुँच रहा है या कोई एग्ज़ैक्टली उसी वेवलेंथ पे आके उन चीज़ों को पढ़ रहा है या जो मैंने जो नैरेटिव लिखा और उसने जो उसको रिसीव किया, वो हम कहीं पे एक हाथ में हाथ डाले चल रहे हैं, ऐसा भाव मैं चाहती हूँ कि मेरे पाठक जब पढ़ें तो ऐसा लगे। लेकिन आप कभी भी निश्चित नहीं तौर पे कह सकते हैं कि ये किसी को उसी तरीके से पहुँची। तो शुरू में जब मुझे चिट्ठियाँ आती थी, चिट्ठियाँ भी बहुत आई शुरुआती कहानियों पे। तो चिट्ठियाँ आती थी या बाद में व्हाट्सएप मैसेजेज़ या मेल आए या लोगों ने फ़ोन करके कहा, तो हर बार मेरे भीतर एक अचंभा जैसा भाव आया कि अच्छा इन्होंने पढ़ा है। तो वो एक चीज़ मुझे लगती रही कि अच्छा
और जब पुरस्कार मिले तब भी मुझे लगा कि अच्छा कहीं से वैलिडेशन हो रहा है कि मैं ठीक ही लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं बहुत एक हिंदी साहित्य का जो संसार है उसके बीच में घुसकर मैं बहुत गोष्ठियों में नहीं जाती। मैं ऑल्दो एनसीआर में गुड़गांव में रहती हूँ, लेकिन दिल्ली में जितनी चीजें होती हैं मैं बहुत रेयरली जा पाती हूँ। तो मुझे लगता था कि मैं थोड़ा आउटसाइडर हूँ, और इस जी, आउटसाइडर होने के कई खामियाजे भी मुझे भुगतने पड़े। उसके बहुत पॉजिटिव चीजें भी थी कि आप सब पॉलिटिक्स से दूर होकर आप अपनी लिखाई में रमे हुए हैं। तो हर बार मुझे आश्चर्य होता था कि अच्छा किसी ने मुझे पढ़ा, और अच्छा मुझे ये पुरस्कार मिला। और जब मुझे हंस कथा सम्मान मिला था तब मुझे लगा था कि वो कहानी मैंने बहुत एक सिस्टम के भ्रष्टाचार के ऊपर लिखी थी। मुझे लगा ये बड़ा नीरस सा सब्जेक्ट है, इसमें क्या किसी को मजा आएगा। तो जब उसको मिला तो मुझे लगा कि ये मेरे लिखे का वैलिडेशन है कि कोई अगर आप इस दुनिया में नेटवर्किंग नहीं भी कर रहे हैं, आप अलग-थलग भी बैठे हैं, आप किसी को नहीं जानते और कोई शायद आपको आपके लिखे के अलावा नहीं जानता, बावजूद इसके कहीं न कहीं आपके शब्द पहुँच रहे हैं। तो वो मुझे एक प्रेशर देने की बजाय मुझे एक भरोसा देता गया कि ठीक है, तुम सही रास्ते पे लिख रही हो। और ये भी कि मैं जिस तरह से लिखती हूँ, जैसे मुझे कई बार सुनने को मिला कि बहुत एब्स्ट्रैक्ट लिखती हूँ, अमूर्तन है, इसमें ऐसी चीज़ें नहीं हैं। मुझे लगा कि ठीक है, मैं तो जो लिख रही हूँ वही लिख सकती हूँ। सॉरी। तो जो चर्चा ये चलती है कि जो आप लिख सकते हैं वही लिख सकते हैं, मतलब मैं अगर इसको इस तरह कहूँ कि आप अपने प्रति ईमानदार रहना चाहते हैं एक लेखक के रूप में भी, और मुझे लगता है आपकी जो लेखनी की सफलता है वो इसलिए कि पाठक उसमें कहीं न कहीं एक विशेष रूप से जुड़ाव पाते हैं जब आप इतना ईमानदार अपने लेखन को लेकर रहती हैं। पर मैं अगर इसका दूसरा आयाम देखूँ और इसको मैं अगर ऐसे लूँ कि एक कुछ इमारत बनाई जा रही होती है, तो पूरा मैप लेकर या आर्किटेक्ट सारी डिटेलिंग लेके चलता है। जबकि लेखक के साथ वो स्थिति नहीं होती है, तो चलते-चलते कभी ऐसा लगता है कि ये इमारत का संतुलन वैसा नहीं बैठ रहा है, ये जो पात्र हैं, इनके जो आंतर संबंध हैं, वो उस तरह से नहीं हो रहे हैं, जैसे कि आपके मन में कहीं एक रहा हो, वो अपने हिसाब से कुछ अलग चलने लग जाते हैं। तो इसके बारे में कुछ बताएँ कि ये प्रक्रिया कैसे रहती है? नहीं, ऐसा कई बार होता है। मैंने कुछ चीज़ों को लिख कर छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो आगे किसी दिशा में जा पा सकते हैं कि नहीं, और मेरे दिमाग में उसका कोई रास्ता नहीं दिखता। लेकिन ये भी मैंने देखा कि मैंने छोड़ दिया और फिर कुछ समय बाद जब वापस लौटी उस लिखाई पे, तो अपने आप कुछ चीज़ आती गई। जैसे अभी भी जो मैं लिख रही हूँ, तो मेरे दिमाग में जो खाका है वो बहुत रफ़ एक ब्रॉड आउटलाइन है। उसके डिटेल्स नहीं है। अगर मैं उतना ही लिखूँ तो वो 4 पन्ने में किताब खत्म हो जाएगी। तो अब जब मैं लिख रही हूँ, जैसे आज मैंने एक चीज़ लिखनी शुरू की तो मैं कुछ फ्लो में लिख रही थी। मैं कुछ चली गई 1700 1800 सदी में, और वहाँ से मैंने लिखना शुरू किया और वो कुछ फ्लो में आ रहा था कि आगे कहानी, जबकि मेरी जो किताब है ये, जो मैं सोच रही हूँ कि वो 1971 वॉर पे है। तो 1971 वॉर, उसके आगे और थोड़ा उसके पीछे मेरे दिमाग में रफ खाका इतना ही था। लेकिन सडनली कुछ नाम आ गए मेरे ज़हन में और मैंने लिखना शुरू किया, और वो उस समय के हैं जब जो सिपाही म्यूटिनी हुई थी गदर, उसके पहले की दुनिया में वो हैं। और कुछ उस तरीके से वो चीज़ें आने लगी और मैंने लिखना शुरू किया कि ठीक है, इसको लिख लेते हैं, जो आ रहा है दिमाग में लिखते हैं। और वो कैसे फिट होगा, क्या होगा, वो सब बाद में देखेंगे, पर अभी तो लिखते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, इम्बैलेंस भी हो जाता है, बहुत रफ़ एजेस रहते हैं, ख़ास करके उपन्यास में। कहानियों में मैंने ऐसा नहीं पाया, कहानियों को मैंने हर बार एक ही गो में ज़्यादातर लिखा है, बहुत हुआ तो दूसरी बार गए। लेकिन उपन्यास में तो ये होता है कि बहुत बड़ा कैनवस होता है, बहुत सारे पात्र लेके आप चलते हैं, और आपको पता नहीं है कि कौन पात्र किधर जाने वाला है। ये मुझे कई बार लगता है कि जो जो मैंने किरदार सोचे, वो इस तरह से सोचे कि वो बहुत ही एक अच्छा जो हीरो जिसको कहते हैं वो है। लेकिन बाद में लिखते-लिखते उसमें बहुत सारे ग्रे शेड्स आने लगे, और बहुत ऑटोमैटिकली आते हैं। अब ये बात कहना बहुत प्रिटेंशियस होगा,
कि कुछ अपने आप आता है ना, जैसे वो कहते हैं कुलरिज ने कुबलाई खान ओपीएम की डिलीरियम में लिखा था, या लोगों ने कहा कि सपने में शायद किसी कविता के बारे में था, टाइगर टाइगर, कि इट वो उनके दिमाग में आया। तो ये कुछ कहना बहुत, मुझे अपने लेवल पे मुझे लगता है कि मैं प्रिटेंशियस हो रही हूँ, लेकिन वाकई ऐसा होता है कि जब आप लिखते हैं और जो आपके मन में जो नहीं भी चल रहा है, लेकिन जब आप बैठकर टाइप करते हैं या पहले जो लोग कलम पकड़ते होंगे, तो कुछ आपकी उंगलियों में आ जाता है कि आप उसको लिखने लगते हैं, और एक कहानी, एक जिस दिशा में आप सोचते थे वहां से कहीं और चली जाती है। और शायद लिखने का सबसे अच्छी जो बात मुझे लगती है वो यही है कि आप एक ट्रिप पे चले जाते हैं। आपको किसी और बहुत ही तरीके की बढ़िया। कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ट्रिप पे हैं, आप अपने किरदारों के संग हैं। आप उनको देख रहे हैं, आप उनके सिचुएशन को, एवरीथिंग इज़ सो विजुअल इन फ्रंट ऑफ यू, और आपका काम सिर्फ़ है कि आपको जो दिखाई दे रहा है, आप उसको लिख डालिए बस। बहुत ही सुंदर है। ये जो बात आपने कही है वो बहुत जैसे हम अगर एक दूसरे ट्रैक पर बात करें तो कहते हैं भाई मैं तो माध्यम हूँ, भगवान मेरे द्वारा कर रहा है, या जो मेरी चेतना को लेकर चल रहा है वो कुछ मुझसे बड़ा है जिसके द्वारा मेरी लेखनी मुझे कुछ कुछ नया दिखाती है। जितना सहजता से आपने इसको कहा, और मुझे लगता है आपकी तरह के शब्द मेरे को ऐसे उचित नहीं लग रहा है, लेकिन सरलता की दृष्टि से जो जो ऐसे लेखक जिनकी रचनाओं को लोगों ने बहुत प्यार दिया हो, वो इतना अ, सहजता से ये वाले जो अंतरंग यात्रा वाले बिंदु हैं उनका यदि वो इस तरह से शेयर करें तो वो एक बहुत अतिरिक्त आनंद की बात हो जाती है। इसको लेके मैं एक और संदर्भ आपके साथ लेना चाहता हूँ। जैसे आपने 1971 वॉर के संदर्भ को लेकर जो कथानक आपके अंदर आया है, या उम आपके अंदर किस तरह के पात्रों का जन्म होगा, उसका संबंध इससे भी है कि आपका एक्सपोज़र क्या रहा है, आपने पढ़ा क्या-क्या है। उस दृष्टि हुँ। से यदि आप भारत की जो चेतना के मूल ग्रंथों के रूप में हम जो एपिक लेते हैं, रामचरितमानस हुआ, महाभारत हुआ, वो अपने स्थान पर हैं। कुछ आधुनिक लेखक हैं जिनकी रचनाएँ कई काल जयी रचनाएँ रही हैं, वो अपने जी। स्थान पर हैं। आपको समृद्ध एक पाठक के रूप में जो करता है, वो आपके भीतर के लेखक को भी समृद्ध कर रहा होता है, ये कहना उचित होगा। और उस दृष्टि से ऐसी कौन-सी पुस्तकें हैं जो हाल ही में जिनकी तरफ आप अधिक आकर्षित हुई हैं? नहीं, अभी ऐसा मुझे लगता है कि जब हम लिखते होते हैं, नहीं लिखते होते, जो पूरा 1 साल जो मैंने नहीं लिखा, कहीं न कहीं जो चीज़ों के बारे में, जिन चीज़ों के बारे में मैं सोचती रही, कुछ ऐसे प्रश्न थे जो मुझे उद्वेलित कर रहे थे। बहुत सारा एक्जिस्टेंशियल सवाल था कि ये हमारे इस पृथ्वी पर इस तरह से होने का अर्थ क्या है? तो पूरे साल मैं जो सोचती रही इन चीज़ों के बारे में, या कि हमारा समाज कितना असहिष्णु होता जा रहा है, कितना इंक्लूसिव हो गया है, या हम सब इंसानों के भीतर एक तरह से सब्र की कमी हो रही, हम कितने अ, इरैशनल हो गए हैं, इलॉजिकल हो गए हैं। दुनिया ऐसी तो नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों को मैं बहुत सोचती रही हूँ, और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें मेरी लिखाई में भी आ जाएँगी। क्योंकि ये पूरा जो 1 साल है या 1.5 साल है, जब मैं नहीं लिख रही थी, तो मैं बहुत सोच रही थी। और जो मेरी जो शख्सियत है, जो 1 डेढ़ साल में जो थोड़ा जो बदला, हम लोग हर समय, हर दिन बदलते हैं। तो इन 1.5 सालों में मैं जो बदल गई हूँ, जो चीज़ें बाहर के एनवायरनमेंट से मेरे ऊपर एक असर डाल रही हैं, मुझे प्रभावित कर रही हैं, उन चीज़ों को जो मैंने भीतर प्रोसेस किया, कहीं न कहीं एक तरह से लिखना मेरे भीतर अपने आप से एक डायलॉग करने जैसा है। बहुत ही ईमानदारी से आप सारी चीज़ों को हटा के, प्रेटेंसेस को हटा के, या ये कि कोई मुझे जज करेगा, आप उन सब चीज़ों से दूर होकर बहुत ईमानदारी से आप अपने साथ एक बात करते हैं। और उस बातचीत को आप कोशिश करते हैं कि ये मुझे कुछ और बेहतर इंसान बना पा रहा है, या इस दुनिया को देखने की मेरी नज़र कुछ बेहतर हो रही है क्या? तो मुझे लगता है कि इस बार जब मैं लिखूँगी तो ये चीज़ें ज़रूर कहीं न कहीं आनी चाहिए, ऐसा, इस बहुत तरीके सुंदर। से। तो मुझे लगता है इस बात को हम इस तरफ यदि ले जाएँ, एक ऐसा हमारा दर्शक जो कि लेखक नहीं भी है, तो राइटर्स ब्लॉक
के पार जाना मतलब कहीं हमारी यात्रा अगर रुक गई है, तो वो रुकी ना रहे, गति प्राप्त हो, उस दृष्टि से जी, हमें अपने लिए ऐसा वातावरण चुनना, बनाना, उसके बारे में सोच-समझ बढ़ाना, जहाँ से कि जिस भी कारण से जहाँ भी हमें रुके हुए हैं, तो हम आगे चल पड़ें। और उसके साथ-साथ दूसरी जो बात आपने कही अपने साथ ईमानदार होने की, वो एक प्रकार के साहस की भी माँग करती है कि कोई हमें कैसे जज करेगा उसकी हम उसकी परवाह ना करें या उसकी तरफ ध्यान ना देकर जो सत्य है उसको हम उजागर करें। तो मैं आपके साथ इस बात को यदि कहूँ कि हम सब सत्य को समझने का जो हमारा यंत्र कह दीजिए मन हुँ, का उसको लेकर कार्य करते हैं। तो उसकी जो सीमाएँ हैं उसको भी स्वीकार करना आवश्यक है। उसका जो विस्तार होने की प्रक्रिया है उसके लिए खुला होना भी आवश्यक है और मुझे लगता है वो आपकी लेखनी न केवल आपके लिए करती है बल्कि आपके पाठकों के लिए भी करती है। तो ये वाला जो मैंने वक्तव्य दिया इसको साझा मान लिया जाए, आप उससे सहमत हैं? बिल एब्सोल्युटली। तो सहमति की ये जो सुंदर स्थिति है, वहाँ पर मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए बहुत सारी मंगल कामनाएँ और जो आप लिख रहे हैं वो पूरा होके हम तक जल्दी आएगा। ऐसे विश्वास के साथ में प्रत्यक्षा जी का राइटर्स ब्लॉक के बारे में इतना उसको उसकी चीर-फाड़ करने के लिए सहमत होने के लिए आभार है और आप मुझे विश्वास है कि इससे आनंदित हुए होंगे। आपको बहुत-बहुत मंगल कामनाएँ। नमस्कार। बहुत शुक्रिया।